नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा बजट सत्र के दूसरे दिन फेज का 8वां दिन आज। अनुदान मांगे पास कराने के लिए चर्चा किए बिना होगी वोटिंग। भाजपा कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय ओडिशा दौरा। आज राज्य में कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। पीएचडी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम समेत 6 पर देशद्रोह का केस। 3 दिन बाद 2 इलाकों में कर्फ्यू हटा। पुलिस का दावा, हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन। शंभू बॉर्डर खुलने से हरियाणा दिल्ली आने जाने वालों को राहत। पंधेर समेत दूसरे किसान जेल भेजे गए। डल्लेवाल का इलाज से इनकार। छत्तीसगढ़ में सेना और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर। मुठभेड़ में 1 जवान शहीद। देश के 21 राज्यों में बारिश की संभावना। मौसम बदलने से झारखंड में 8.9 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साल 2030 में भारत में हो सकता है कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने अपना दावा पेश किया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत की तरफ से पेशकश की गई है। खेल मंत्रालय ने 2036 में खेलों की मेजबानी का लक्ष्य रखा। खेलों का आयोजन आपको बता दें, अहमदाबाद में औपचारिक दावेदारी की गई है। मेजबानी के लिए दस्तावेज जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो 31 मार्च है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, भारत का पत्र भारतीय ओलंपिक ने कई दिन पहले भेजा। 2030 में भारत में हो सकता है कॉमनवेल्थ गेम्स। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, साल 2030 में भारत में हो सकता है कॉमनवेल्थ गेम्स। खेल मंत्रालय ने 2036 में खेलों की मेजबानी का लक्ष्य रखा। मेजबानी के लिए दस्तावेज जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो 31 मार्च है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, भारत का पत्र भारतीय ओलंपिक ने कई दिन पहले भेजा। तो 2030 में हो सकते हैं, भारत में हो सकता है कॉमनवेल्थ गेम्स। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, साल 2030 में भारत में हो सकता है कॉमनवेल्थ गेम्स। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी, जानकारी मिल रही है कि साल 2030 में भारत में हो सकता है ओलंपिक गेम्स का आयोजन। इस खबर से जुड़ी क्या कुछ जानकारी दर्शकों को बताएं। में पहले भी हो चुका है और एक बार फिर भारत सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होना है और इस बार भारत सरकार चाहती है उसको भारत के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कराया जाए और ये खेल अहमदाबाद में होने चाहिए। इसको लेकर बाकायदा खेल मंत्रालय की तरफ से एक प्रस्ताव तैयार किया गया और इस प्रस्ताव को भेजा गया कि भारत सरकार चाहती है कि 2030 में जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भारत में होने की एक वो पेशकश चाहते हैं। उसके हिसाब से उन्होंने अपने दावा, मानक और मापदंड और तैयारी को एक खाका पूरा तैयार करके संघ को दिया है, ताकि राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की जो पूर्ति है, प्रक्रिया है, उसका पूरी तरह से फॉलो किया जाए। और भारत सरकार चाहती है पूरी तरह से कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इस बार अगर भारत सरकार को मिलता है और भारत उसका मेजबानी करता है तो भारत चाहता है कि इसका आयोजन अहमदाबाद गुजरात में होना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2012 के आसपास राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस यानी मनमोहन सिंह की अगुवाई में सरकार चल रही थी। दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी। उस दौरान जब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था तो उस दौरान दिल्ली की कायाकल्प हो गया था। जो दिल्ली में आज रौनक दिखती है, विकास की जो कथाएं पढ़ी जाती हैं, वो विकास के जो दावे किए जाते हैं, वो सब राष्ट्रमंडल खेल के दौरान हुए थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर गुजरात के अहमदाबाद में अगर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2030 में होता है, भारत को मेजबानी मिलती है, तो गुजरात में विकास की
नई इबारत लिखी जाएगी, विकास के नए वहां पर मानक तय किए जाएंगे और राष्ट्रमंडल खेल के स्तर की तैयारी होगी। उससे एक और विकास को बड़ा विकास गुजरात को मिलेगा। साथ ही साथ भारत अगर मेजबानी करेगा तो भारत के लिए बड़े गौरव की बात होगी, क्योंकि भारत इससे पहले भी करीब 12-13 साल पहले इसकी मेजबानी एक बार कर चुका है। और भारत ये भी चाहता है कि 2036 में जब ओलंपिक खेलों का आयोजन हो तो भारत उसकी भी मेजबानी की तैयारी कर रहा है और भारत को उसकी मेजबानी भी मिलने की उम्मीद है। तो भारत सरकार चाहती है कि 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिले और उसके बाद 2036 में ओलंपिक के खेलों की मेजबानी मिले। भारत सरकार इसकी तैयारी में जुटी है और अपना दावा भी पेश कर चुकी है। बिल्कुल, इससे पहले 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी, तो इस बार कितने चांसेस हैं कि मेजबानी भारत को मिल सकती है, अखिलेश जी? अखिलेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से भारत ने साल 2010 में इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी, तो इस बार क्या लग रहा है, कितने चांसेस है कि भारत को एक बार फिर से ये मेजबानी मिलती हुई नजर आएगी, अखिलेश जी? देखिए तन्वी, अगर पुराने कॉमनवेल्थ गेम्स के बात की जाए तो जब शीला दीक्षित की अगुवाई में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन यानी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा था, तो उस दौरान दिल्ली की कांग्रेस सरकार से लेकर भारत सरकार में मनमोहन सिंह की अगुवाई में चल रही सरकार में तमाम तरह के भ्रष्टाचार लगे थे। कई रिपोर्ट में एक के बाद एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाए गए थे। उसमें कहा गया था आरोप है क्योंकि जब कॉमनवेल्थ का आयोजन होता है तो एक उसके मानक होते हैं, एक मापदंड होते हैं, विकास की तैयारियां होती हैं, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सब आएंगे उनके रहने की व्यवस्था, उनके चलने फिरने के लिए व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट का होना, तो ये तमाम ऐसे फंडामेंटल डेवलपमेंट के काम है जिनको किया जाना अनिवार्य है। तो जिस भी शहर या जिस भी प्रदेश में इनका आयोजन किया जाता है उस पूरे प्रदेश में एक विकास की नई इबारत लिखी जाती है। और दिल्ली में जो विकास की गाथा कही जाती है कि कांग्रेस सरकार के अंदर जो दिल्ली में शीला दीक्षित ने काया पलट किया, तो आप कह सकते हैं कि इसमें शीला दीक्षित 15 साल मुख्यमंत्री रही हैं, तो दिल्ली में जो काम 15 साल में हुआ है उसमें कह सकते हैं कि जो 70% काम है वो राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान दिल्ली में हुआ था। इसका क्रेडिट शीला दीक्षित और कांग्रेस सरकारों को जरूर जाता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि जब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में होगा, जो भारत सरकार गुजरात के अहमदाबाद में चाहती है और दावा भी उसी तरह पेश किया गया, तो कह सकते हैं गुजरात में एक नई विकास की इबारत राष्ट्रमंडल खेलों के सहारे लिखी जा सकती है। क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए बड़ी तैयारी करनी है, हर तरह की तैयारी होनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड डेवलप करना है, ट्रांसपोर्ट डेवलप करना है, खिलाड़ियों के लिए वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक तय किए जाने, उनके लिए भी विकास कार्य भी सरकार को करने रहते हैं और मानक के हिसाब से वहां सारी तैयारी होनी है। तो कह सकते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत मिलेगी, गुजरात आयोजन होगा और वहां पर एक नई विकास की इबारत लिखी जाएगी, विकास की ये कंधे। बिल्कुल, जानकारी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां साल 2030 में भारत जानकारी आपको बता रहे हैं, खेल मंत्रालय ने साल 2036 में खेलों की मेजबानी का लक्ष्य रखा है। खेलों का आयोजन आपको बता दें अहमदाबाद में औपचारिक दावेदारी करने की है। तो मेजबानी के लिए दस्तावेज जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो 31 मार्च है। भारत का पत्र भारतीय ओलंपिक ने कई दिन पहले भेजा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां साल 2030 में भारत में हो सकता है कॉमनवेल्थ गेम्स। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज जारी हो सकता है संसद सत्र में गिलोटिन। आपको बता दें आज सदन में लागू किया जाएगा गिलोटिन। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, गिलोटिन के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी भाजपा सांसदों को जारी किया गया है व्हिप और गिलोटिन लागू कर बिना चर्चा पास किया जाएगा वित्त विधेयक। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो
तो गिलोटिन के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। तो आज जिस सदन में लागू किया जाएगा गिलोटिन, गिलोटिन के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, गिलोटिन लागू करने के बाद बिना चर्चा के कोई भी विधेयक पास किया जाएगा। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जारी संसद सत्र में आज का दिन बेहद अहम है। आज इस सदन में लागू किया जाएगा गिलोटिन। आपको बता दें, गिलोटिन लागू होने के बाद किसी भी विधेयक पर चर्चा नहीं की जाती है। बिना चर्चा के किसी भी विधेयक को पारित किया जा सकता है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज सदन में लागू किया जाएगा गिलोटिन और गिलोटिन के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गिलोटिन लागू कर बिना चर्चा पास होगा वित्त विधेयक और सभी भाजपा सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से संसद सत्र का आज का जो दिन है वो बेहद अहम है, क्योंकि गिलोटिन पास होगा और गिलोटिन के जरिए किसी भी विधेयक को बिना चर्चा के पास किया जा सकता है। और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि गिलोटिन क्या है आसान भाषा में। अखिलेश जी, देखिए, जब आज संसद के सदनों में दोनों जगह लोकसभा और राज्यसभा सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी, तो सरकार के संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से पहले इसकी तैयारी की गई है कि आज सदन की कार्रवाई शुरू हो, सदन में विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जाए। सरकार उससे पहले ही चाहती है कि आज संसद की जो बजट सत्र का जो आज का दिन है उसे बेहद अहम मान के सरकार चल रही है और इसके लिए सरकार के तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि संसद में गिलोटिन लागू किया जा सकता है। गिलोटिन नियम के तहत संसद के अंदर वित्त विधेयक लाया जाएगा और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है और सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहना है। एक भी सांसद बाहर नहीं रहेगा। अगर वो रहता है और सदन से बाहर रहता है तो उसको भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सरकार ये चाहती है कि वित्त विधेयक, अनुपूरक बजट की मांगे, जो वित्त विधेयक से संबंधित मांगे हैं, उन सभी मांगों को पास करा दिया जाए और विपक्ष उस पर विरोध कर सकता है, हंगामा कर सकता है, सदन की कार्रवाई को स्थगित करा सकता है और शोर शराबा और हंगामा और नोकझोंक इतनी तीखी देखने को मिल सकती है कि सदन की कार्रवाई बाधित हो सकती है। इसके लिए सरकार ये चाहती है कि गिलोटिन के तहत आज सदन की कार्रवाई होगी और जब इस नियम के तहत कार्रवाई होगी तो जब वित्त विधेयक सरकार पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेकर आएंगी और जब सदन के पटल पर रखेंगी तो उसको बिना चर्चा पास कराया जा सकता है और बिना चर्चा पास कराने के लिए गिलोटिन नियम का सहारा लिया जा सकता है। और इसी को सहारा लेने के लिए पहले से संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से संकेत भी दिए गए हैं, तैयारी भी पूरी कर ली गई है और सभी विपक्षी दलों की तरफ से भी अपने सांसदों के व्हिप जारी किए गए। वो इसलिए भी जारी किए गए कि हो सकता है कि इस पर वोटिंग की नौबत आ जाए, तो सरकार वोटिंग से बचना चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसदों के बीच वोटिंग हो और वित्त विधेयक और अनुपूरक मांगों को लेकर सदन के अंदर वोटिंग की नौबत आए। सरकार ने उसके पहले गिलोटिन के नियम के तहत आज के सदन की कार्रवाई को चलाने की तैयारी पूरी कर ली है और उसी तैयारी के तहत वित्त विधेयक और अनुपूरक बजट की मांगों को पास कराना सरकार चाहती है ताकि बिना चर्चा इन्हें पास कराया जा सके और किसी तरह का कोई व्यवधान न हो, सरकार पर कोई आरोप लगे। फिलहाल विपक्ष ने भी तैयारी की है और विपक्ष भी इसके तहत विरोध कर रहा है कि सरकार वित्त विधेयक और बजट की जो अनुपूरक मांगे हैं उन पर वो चर्चा करना चाहते हैं, उन पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, उन सभी चाहते हैं, लेकिन सरकार किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं चाहती है। इसलिए बिना चर्चा वित्त विधेयक और बजट की अनुपूरक मांगों को पास कराने के लिए इस नियम के तहत आज सदन की कार्रवाई को शुरू करेगी और
वित्त विधेयक और बजट के अंतर्गत मांगों को पास भी करा दी। धन्यवाद। बिल्कुल, गिलोटिन का सीधा मतलब यही है कि बिना किसी चर्चा के किसी विधेयक को पारित किया जा सकता है। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां संसद सत्र में आज का दिन बेहद खास है। गिलोटिन लागू कर बिना चर्चा के पास होगा वित्त विधेयक। तो जारी संसद सत्र में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सदन में लागू किया जाएगा गिलोटिन। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बेंगलुरु में आरएसएस की आज बड़ी बैठक होने वाली है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की आज बैठक होगी। अगले 3 दिन तक आरएसएस की ये बैठक चलेगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक का उद्घाटन करेंगे। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अगले 3 दिनों तक आरएसएस की बैठक चलने वाली है और आज से बैठक शुरू होगी। इस बैठक में दत्तात्रेय होसबाले, जेपी नड्डा शामिल होंगे। बीएल संतोष सहित बीजेपी के कई नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संघ से जुड़े 32 संगठनों के सदस्य भी शामिल होंगे। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेंगलुरु में आरएसएस की आज बड़ी बैठक होने वाली है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की ये बैठक होगी। अगले 3 दिन तक आरएसएस की बैठक चलेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अगले 3 दिन तक ये बैठक चलने वाली है। तो आज से आरएसएस की महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत हो जाएगी। इस बैठक में दत्तात्रेय होसबाले, जेपी नड्डा शामिल होंगे। इसी के साथ बीएल संतोष सहित बीजेपी के कई नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आरएसएस की बड़ी बैठक होने वाली है, 3 दिन तक चलेगी। इस बैठक से जुड़ी और क्या कुछ खास बातें आपके पास दर्शकों को बताएं, अखिलेश जी। देखिए तन्वी, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीब 100 साल पूरे हो चुके हैं और 100 साल पूरे होने को लेकर भी तमाम तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस कार्यक्रम को भी बेहद अहम माना जा सकता है। बेंगलुरु में चलने वाले मंथन आरएसएस के 3 दिन चलेंगे और उस 3 दिन के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत इसका उद्घाटन करेंगे। उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम 3 दिन चलेगा। इसमें तमाम तरह के मुद्दों का मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो 100 साल पूरे हुए हैं उनके प्रस्ताव को यहाँ पर लाया जाएगा। उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा और प्रस्ताव में उन चीजों को रखा गया है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 साल में काम किए हैं, उन कामों को पूरा किया है। जो लक्ष्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लेके चल रहा था उसको पूरा कर चुका, इस पर भी मंथन होगा। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो लगातार अन्याय हो रहा है उसको लेकर भी इसमें मंथन होगा। इसके साथ ही साथ एनआरसी लागू करने के लिए जो चल रहा है उस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ सनातन धर्म और हिंदुओं के लिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्राथमिकता की लिस्ट में सबसे ऊपर है, उन पर चर्चा होगी। तो कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल के कार्यों की पूरी एक समीक्षा बैठक कही जा सकती। इस प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ साथ उससे जुड़े हुए 32 संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ तमाम जो संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चल रहे हैं उनके सभी के संयोजक, प्रतिनिधि और जो अलग अलग क्षेत्रों में जिनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का आवंटन करके उनको जिम्मेदारी दे रखी है, वो अलग अलग
चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे प्रादेशिक स्तर पर हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, किसी देश में चल रहा हो, उनके प्रतिनिधि भी सब शामिल हो रहे हैं ताकि उसकी प्रगति पर चर्चा की जाए। कैसा किन कामों के प्रति आम जनता उनका रुझान मिल रहा है, क्या फीडबैक मिल रहा है, उस पर भी चर्चा हो सके। और आगे 100 साल में जो आरएसएस ने काम किए हैं, उन कामों में से अभी कौन से काम ऐसे हैं जो आगे बढ़ाए जा सकते हैं और नए काम कौन से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने साथ जोड़कर आगे उनको चलाना चाहता है। तो इस प्रतिनिधि सभा में जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिन चलेगी, उसमें मंथन होगा और आगे के लिए एक रोड मैप तैयार होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिन कामों पर काम कर रहा था वो कितना खरा उतरा है, कितना उसमें प्रगति हुई है और आगे किन कामों को और बढ़ाया जा सके, इस पर भी रिपोर्ट पेश की जाएंगी। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 सालों के कार्यों पर भी एक प्रस्ताव लाया जाएगा, पास किया जाएगा और चर्चा और मंथन भी किया जाएगा। तन्वी। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज से 3 दिन तक आरएसएस की बड़ी बैठक चलने वाली है। अगले 3 दिन तक चलेगी आरएसएस की बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। देश की बात में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का और अब बात कर रहे हैं संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी संभल कोर्ट का नोटिस जारी हुआ। 4 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया गया है। अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने दाखिल किया था वाद। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी के इंडियन स्टेट वाले बयान पर मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बयान दिया था। बीजेपी से लड़ाई बयान पर विवाद, शिकायत के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया और अब 4 अप्रैल को संभल कोर्ट में पेशी अनिवार्य है। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कानूनी विशेषज्ञों की नजरें इस केस पर टिकी हुई हैं और कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। संभल से खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी के इंडियन स्टेट वाले बयान पर मामला दर्ज। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब खबर लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुभाष चंद्र को मिली आलमबाग थाने की कमान। अब तक मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी रहे हैं सुभाष चंद्र। आपको बता दें, महकमे में तेज तर्रार छवि के माने जाते हैं इंस्पेक्टर सुभाष। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर ने यह आदेश जारी किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुभाष चंद्र को मिली आलमबाग थाने की कमान। अब तक मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी रहे हैं और महकमे में तेज तर्रार छवि के माने जाते इंस्पेक्टर सुभाष। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर ने यह आदेश जारी किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुभाष चंद्र को मिली आलमबाग थाने की कमान। अब तक मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी रहे सुभाष चंद्र और अब आगे की कमान संभालेंगे। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर ने यह आदेश जारी किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं।
जहां सुभाष चंद्र को मिली आलमबाग थाने की कमान। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सफाई व्यवस्था से नाखुश दिखे प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना। नहरी इलाके में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि साफ सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाएं और इसी के साथ मेयर नगर आयुक्त निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां निरीक्षण के दौरान और नगर आयुक्त मौजूद रहे। सफाई व्यवस्था से नाखुश थे प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नई इलाके में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सफाई व्यवस्था से नाखुश दिखे सुरेश खन्ना। प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रभारी मंत्री ने कहा कि साफ सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाएं। निरीक्षण के दौरान मेयर नगर आयुक्त भी मौजूद रहे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सफाई व्यवस्था से नाखुश दिखे प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना। खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है। घनौरी बॉर्डर पर 1 साल बाद फिर फर्राटा भरेंगे वाहन। शंभू अंबाला राजमार्ग पर गुरुवार को बहाल हो गया था यातायात। घनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। यातायात बहाल करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1 साल बाद फिर फर्राटा भरेंगे वाहन। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 1 साल बाद फिर फर्राटा भरेंगे वाहन। घनौरी बॉर्डर पर 1 साल बाद फिर फर्राटा भरेंगे वाहन। शंभू अंबाला राजमार्ग पर गुरुवार को बहाल हो गया था यातायात। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, घनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो 1 साल बाद फिर फर्राटा भरेंगे वाहन। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, शंभू अंबाला राजमार्ग पर गुरुवार को यातायात बहाल हो गया था। घनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की बात में अब बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने मजदूर को तालिबानी सजा दी। बकाया मजदूरी मांगते ही आपे से बाहर हुए दबंग और मजदूर युवक को लोहे की सरिया लाठी डंडों से जमकर पीटा। मजदूर का टूटा हाथ, शरीर पर जगह जगह चोटें आईं। आपको बता दें, शिकायत की जानकारी पर थाने के बाहर भी पीटा। आधा दर्जन दबंगों पर मिलकर पीटने का आरोप लगा है। गंभीर रूप से घायल युवक का उपचार जारी है। तो फिलहाल घायल युवक का उपचार जारी है। दबंगों ने मजदूर को तालिबानी सजा दी। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने मजदूर को तालिबानी सजा दी। बकाया मजदूरी मांगते ही आपे से बाहर हुए ये दबंग। मजदूर युवक को लोहे की सरिया लाठी डंडों से जमकर पीटा। मजदूर का टूटा हाथ, शरीर पर जगह जगह चोटें आईं। फिलहाल घायल युवक का उपचार जारी है। शिकायत की जानकारी पर थाने के बाहर भी जमकर पिटाई की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, आधा दर्जन दबंगों पर मारपीट का आरोप लगा है। और अब खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जियाउर रहमान बने जिले के कांग्रेस कप्तान। जिलाध्यक्ष की दौड़ में 30 प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ा है। पार्टी नेतृत्व विधानसभा चुनाव में जता चुका भरोसा। शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र से बनाए गए थे उम्मीदवार। युवा नेता का कमान मिलने से युवाओं में उत्साह है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, युवा नेता को कमान मिलने से युवाओं में उत्साह है। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जियाउर रहमान बने जिले के कांग्रेस कप्तान। जिलाध्यक्ष की दौड़ में 30 प्रतिद्वंदियों को पछाड़ा है। पार्टी नेतृत्व विधानसभा चुनाव में जता चुके हैं भरोसा। तो युवा नेता को कमान मिलने से युवाओं में उत्साह है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिले के कांग्रेस कप्तान जियाउर रहमान बनाए गए हैं।
बढ़ते हैं आगे खबरों में। अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा है। करीब 9:30 पर रामकथा पार्क पहुंचे हैं सीएम योगी। आपको बता दें, आज अयोध्या के दौरे पर हैं। हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि में दर्शन करेंगे और इसी के साथ युवा उद्यमी विकास अभियान का समीक्षा भी करते नजर आएंगे, जिसके बाद सुबह 11:45 पर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। 1:25 पर लधानी ग्रुप कार्यक्रम में भाग लेंगे सीएम योगी, जिसके बाद दोपहर 2 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सुबह 11:45 पर समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे सीएम योगी, जिसके बाद 1:25 पर लधानी ग्रुप कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और फिर दोपहर 2 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। तो आज अयोध्या के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का अयोध्या दौरा आज। और अब खबर रायबरेली से है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएमएस का गाली गलौज करते वीडियो वायरल हुआ है। जिला अस्पताल के सीएमएस का ये वीडियो वायरल हुआ। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर स्टाफ ने ये आरोप लगाए हैं। सीएमएस डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाली गलौज करने व धन उगाही का सीएमएस पर आरोप लगा है। सीएमएस पर मेंटली टॉर्चर का भी आरोप लगाया है। स्टाफ से रुपए की अपेक्षा रखते हैं सीएमएस, रुपए न देने पर ताड़ित हैं सीएमएस। तो सीएमएस का गाली गलौज करते ये वीडियो वायरल हुआ है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। रायबरेली से खबर, जहां स्टाफ से रुपए की अपेक्षा रखते हैं सीएमएस। जिला अस्पताल की इमरजेंसी की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। सीएमएस का गाली गलौज करते वीडियो वायरल हुआ। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर दिल्ली से है, जहां बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 8वां दिन है। अनुदान मांगे पास कराने के लिए चर्चा किए बिना वोटिंग। भाजपा कांग्रेस ने जारी किया है, वो सभी लोकसभा सांसदों को वोटिंग के दौरान मौजूद रहने के लिए कहा गया है। तो संसद सत्र में आज का दिन बेहद खास है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सभी लोकसभा सांसदों को वोटिंग के दौरान मौजूद रहने के लिए कहा गया है। तो दिल्ली से खबर
आपको बता रहे हैं भाजपा कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है और सभी लोकसभा सांसदों को वोटिंग के दौरान मौजूद रहने को कहा गया है। और अब खबर हापुड़ से है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाश से मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। घायल बदमाश को पुलिस ने दबोचा। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बदमाश ने महिला से सोने की चैन लूटी थी। गणेशपुरा का रहने वाला है ये गिरफ्तार बदमाश अश्वनी। हापुड़ नगर कोतवाली ने बदमाश को पकड़ा। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बदमाश ने महिला से सोने की चैन लूटी थी। गणेशपुरा का रहने वाला है गिरफ्तार बदमाश अश्वनी। हापुड़ नगर कोतवाली ने बदमाश को पकड़ा। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाश से मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाश से मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों